स्टूडेंट नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। सो वी विल टॉक अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। सो आज हम लोग देखेंगे मतलब क्लास 10th वाले जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं लोग, उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में 1 से 5 तक का, जैसा कि आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख चुके होंगे लोग, उसमें मैंने लगभग 1 से 5 तक का यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, अम्ल क्षार तथा लवण, धातु और अधातु, कार्बन और उसके यौगिक तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, ये पांचों चैप्टर का मैंने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे। और उसके बाद उसके जितने भी MCQ क्वेश्चंस वगैरह बचे हुए थे वो आज मैं संडे स्पेशल में आप लोगों के लिए करा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो संडे स्पेशल में आप लोगों के फ़ायदेमंद हो, संडे को भी आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए लो, अच्छे से पढ़ाई कीजिए लो और सारे MCQ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए लो। तो और जो भी इसमें क्वेश्चंस वगैरह आए मैंने पुराने पेपर से और यूपी बोर्ड के जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर आया उससे मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे आप लोग के पेपर्स काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोग जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं ये सारे MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके साथ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वगैरह में हम लोग डिस्कस करेंगे लोग, जिससे रिलेटेड जैसे कि अगर कोई भी और क्वेश्चंस वगैरह आ जाए तो आप लोग कर लें लोग। ठीक है ना, तो इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोग। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, Fe2O3 + 2Al और उसका हम लोग क्रिया कराते हैं हम लोग 2Al से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो क्या बनता है Al2O3 + 2Fe। देखिए ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये एक रिएक्शन दिया है, ठीक है ना, ऊपर दी गई ये रिएक्शन अभिक्रिया यानी पूछ रहा है। देखिए Fe2O3 प्लस इसका रिएक्शन कैसे करा है 2Al यानी क्या फेरिक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन किससे हम लोग करा रहे हैं, एल्यूमिनियम से करा रहे हैं ना, तो हमारे क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है प्लस Fe बन रहा है। तो ये रिएक्शन क्या है, मतलब कौन सा रिएक्शन है, ऑप्शन दिया हुआ देखिए, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये आपको बताना है कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए Fe2O3 इसका रिएक्शन हमको Al से कराना है, एल्यूमिनियम से कराना है। देखिए एल्यूमिनियम जो है वो क्या कर रहा है, देखिए एल्युमिनियम जो है Fe को क्या अपने जगह से मतलब अपने विस्थापित कर दे रहा है और खुद ऑक्साइड अपना बना ले रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम जो है ज़्यादा क्रियाशील है Fe से, इसीलिए उसको वो डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है ना, तो हमारा क्या मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है। तो ये क्या एक विस्थापन अभिक्रिया है, क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखते हैं लोग, संक्षारण से बचाने के उपाय। देखिए संक्षारण बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संक्षारण के बचाने के उपाय। देखिए मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या है, पेंट करके, यानी कोई भी धातु है तो उसको संक्षारित होने से कैसे बचाएंगे, तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है पेंट करके, धातु की परत चढ़ा करके, तेल या ग्रीस लगा करके, या सभी। तो ये 4 ऑप्शंस हुए हैं। देखिए तो हम धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए हम लोग पेंट भी करते हैं लोग, धातु की परत भी चढ़ाते हैं लोग और तेल या ग्रीस का उपयोग भी करते हैं। तो यानी हमारा क्या ये सभी वाला आंसर ठीक हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए अम्लीय विलयन का pH क्या होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अम्ल क्षार और लवण वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। एसिड बेस एंड साल्ट वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। चलिए मैं पूरा pH स्केल भी डिस्कस कर ले रहा हूँ, pH स्केल क्या होता है, जिससे आप लोग का पूरा pH स्केल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, मुझे लगता है pH स्केल से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो pH से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हैं कि pH विलयन का अम्लीय विलयन का pH मान क्या है। ठीक है ना, अगर कोई मतलब pH स्केल है, ठीक है ना, कोई मान लीजिए pH स्केल है, ठीक, अगर उसका मतलब pH वैल्यू 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा, अगर 7 से अधिक है तो वो विलयन क्षारीय होगा। ठीक है ना, अगर 7 है तो वो उदासीन विलयन होगा। तो क्या अम्लीय विलयन का क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, यानी हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस करेंगे लोग, और इसी के साथ मैं कुछ, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे लोग, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए और ये ऊपर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लगभग थोड़े बहुत इक्वल ही हैं। आप लोग थोड़ा क्वेश्चन के वर्ड्स जो भी टेक्निकल वर्ड्स थोड़े से यूज कर लिए गए हैं, इसको मतलब एग्जामिनर ऐसे समझिए कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है जिससे बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए। तो ये कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो उस विलयन का pH कितना होगा। देखिए
तो इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है मैं लिटमस पत्र से रिलेटेड या आम्ल एसिड बेस से रिलेटेड, ये तो आप लोगों की लैब में रिएक्शन कराया जाता है। अगर आप लोग स्कूल में लैब वगैरह हो तो इसका रिएक्शन कराया जाता है। देखिए, अगर कोई नीला लिटमस पत्र है तो कोई विलयन अगर नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो वो विलयन अम्लीय होगा। अगर कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वो विलयन क्षारीय होगा। ठीक है ना। तो ये देखिए क्या क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी ये विलयन कौन सा है, क्षारीय है। ठीक है ना। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक क्या होता है, 7 से अधिक यानी 10। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर यही क्वेश्चन रहता कि कोई विलयन जिसका जो लाल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो कौन सा विलयन होता है, अम्लीय विलयन होता है। और ये वाला कौन सा, क्षारीय विलयन है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है तो ये क्या, क्षारीय विलयन। तो कौन सा हो गया, 10 होगा इसका, यानी 7 से अधिक क्षारीय विलयन। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। लोग देखिए सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे नोट करके रखा हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, इसी भी क्वेश्चन आ सकता है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है ना, यानी उदासीन विलयन। ठीक है। अच्छा, और इससे रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये आप लोग के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अम्लीय वर्षा क्या होता है। ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग तैयार कर ले लो, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा क्या होता है। देखिए अम्लीय वर्षा और अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान 5.2 होता है। ठीक है ना। उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.2 होता है। ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले साल भी आया था, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और अम्लीय वर्षा क्या होता है, ये क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में आप लोगों को पेपर्स में आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अम्लीय वर्षा अम्लीय वर्षा क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग के वातावरण में क्या CO2 होता है। ठीक। और उसके बाद जब बारिश होती है, बारिश के बूंदें जब होती हैं, H2O होता है। तो ठीक है ना। तो उस H2O को और वो हमारे वायुमंडल में जो CO2 होता है उससे रिएक्शन करके क्या बन जाता है, H2CO3 बन जाता है। देखिए यहाँ पे पूरा रिएक्शन लिखा हुआ है, मैंने लिख के रखा हुआ है। देखिए H2O ये वर्षा हुआ। ठीक है ना, बारिश के जल की बूंदें हैं। ठीक है। और उसके साथ हमारे वातावरण में यानी इन्वायरमेंट में जो भी CO2 वगैरह है वो उससे रिएक्शन करके क्या बनाती है, H2CO3 कार्बनिक एसिड बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, कार्बनिक अम्ल बना लेती हैं। और ये कार्बनिक अम्ल क्या अम्लीय होता है। इसी कारण इसी को हम लोग क्या, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है ना। और अम्लीय वर्षा का जो जल होता है उसका पीएच मान कितना है, 5.2 होता है। तो ये देख लीजिए लोग, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है ना। तो जो सक्रियता श्रेणी में, आप लोग इसके रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। जो सक्रियता श्रेणी में एक सक्रियता श्रेणी करके टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सक्रियता श्रेणी होता है, उस श्रेणी में जो धातुएं सबसे ऊपर होती हैं वो ठंडे जल से क्रिया करती हैं। जो धातुएं सबसे ऊपर रहती हैं वही ठंडे जल से क्रिया करती हैं। तो कौन सबसे ऊपर है, सोडियम और कैल्शियम सबसे ऊपर है, तो ये क्रिया करेंगे। तो ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछले साल भी पेपर में आया हुआ था। इसको आप लोग देख लीजिएगा। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन दिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, उदासीनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो लोहे में जंग लगना क्या है, ये ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण है। तो लोहे में जंग लगना क्या उनसे अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे लोग, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करेगी। अच्छा अब देखिए ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Pt यानी प्लेटिनम, और सी है कापर, और Hg ये पारा है, मरकरी। ठीक है ना, डी। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, मैं इसका पूरा लॉजिक भी बता रहा हूँ। जैसे इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन आप लोग पेपर में देखने को मिलेगा तो उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे लोग। तो ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, यानी सक्रियता श्रेणी में। देखिए सक्रियता श्रेणी में जो भी धातुएं अम्ल से ऊपर होंगी, यानी जो भी सक्रियता श्रेणी होता है, हम लोग पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी में जो भी धातुएं अम्ल से ऊपर होंगी वे धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होंगी वो धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी। और जो सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो हाइड्रोजन को अम्ल से विस्थापित नहीं करेंगी। तो देखिए हमारा Mg,
देखिए पहले प्लेटिनम, कॉपर और Hg, तो यानी प्लेटिनम, कॉपर और Hg ये तीनों सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होती हैं। तो ये हम हाइड्रोजन में भी स्थापित कर देंगे, लेकिन Mg हमारा ऊपर होता है, तो ये हाइड्रोजन को भी स्थापित कर देंगे। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे लोग, कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए वो कौन सा मतलब धातु है, कौन सा मेटल है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पारा, मरकरी है, जो भी एक ही नाम है, पारा, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो इसका आंसर क्या है, पारा जो होता है। अच्छा शब्द क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको तैयार कर ले लो। पारा जो होता है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद कर ले लो। पारा जो होता है वो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे लोग, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, देखिए इसमें ऑप्शन ए में कैल्शियम है, बी में सोडियम है, सी में आयरन है और डी में सभी। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, ठीक है ना। तो ए में क्या है, ए में कैल्शियम है, बी में सोडियम है और सी में आयरन है, डी में सभी। ये देखिए ये क्वेश्चन लगता है ऑप्शन वगैरह जो भी है इसमें, मुझे लगता है टेक्निक सब ऑप्शन वगैरह गलत है, क्योंकि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हमारा क्या होता है, चांदी होता है। क्या होता है, चांदी होता है। ये दिया ही नहीं ऑप्शन में, कोई ना, इसको आप लोग अच्छे से अलग से तैयार कर लीजिए। चलो ये क्वेश्चन इनका सही नहीं है, मैं देख लूँगा इसको बाद में। लेकिन इसका आंसर क्या है, उसमें का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है, चांदी होता है। Ag क्या होता है, Ag अर्जेंटिनम होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, लोग चाकू से काटने पर आसानी से कट जाता है। कौन सी धातु को आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं ना, सोडियम आसानी से काटा जा सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब नहीं, ठीक है ना। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग डिस्कस कर लें और इसके बाद के क्वेश्चन हम चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, कार्बन और उसके यौगिक से एल्केन का सामान्य सूत्र। देखिए ऑप्शन ए में है CnH2n, बी में है CnH2n+2 और सी में है CnH2n-2 और डी में है CnH2n+3। तो देखिए एल्केन का सामान्य फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो ये हमारा क्या एल्केन का हो गया, और इससे रिलेटेड और जो भी कॉन्सेप्ट हो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये एल्केन का हो गया, और एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n, यानी ये एल्कीन का हमारा फार्मूला है। ये क्या है, एल्कीन का फार्मूला है, ठीक है ना। CnH2n ये एल्कीन का फार्मूला है, और CnH2n-2 ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये एल्कीन का फार्मूला है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है। CnH2n-2 ये क्या है, एल्काइन का फार्मूला है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने करा दिया आप लोगों को। तो हमारा एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, जिसका आंसर ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और ठीक है, एल्कीन का फार्मूला भी पूछा सकता था, CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे लोग, एसिटिक अम्ल या सिरका का IUPAC नेम क्या होता है। एसिटिक अम्ल या सिरका का IUPAC नेम क्या होता है, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं, यानी 14 नंबर को देख लेते हैं लोग। सजातीय श्रेणी का क्रम है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, मतलब कि पेपर ये बुक वगैरह में क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने खुद तुरंत मैंने ऐसे बनाया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा सकता है आप लोग पेपर में। देखिए पहला ऑप्शन में CH4, C2H6 और C3H8, दूसरा ऑप्शन में CH4, CH3, CHO और CH4, और तीसरे ऑप्शन में C2H4, C2H5OH और डी में सभी। तो देखिए सजातीय श्रेणी क्या होता है, मतलब कोई भी कार्बनिक यौगिक है उन दोनों के बीच में क्या CH2 का डिफरेंस होता है, और 14 यूनिट का मतलब अणुभार का अंतर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन ये सही है, क्योंकि CH4 में ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तीनों एल्केन है, और इसमें भी CH2 का अंतर है, इन दोनों में भी CH2 का अंतर है, और इन दोनों में भी CH2 का अंतर है, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन है, ये सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे लोग, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें कितने सहसंयोजक बंद होंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखिए 3 कार्बन है, 1 2 3, ये कैसे पता चलेगा, ये जो भी पता करना होगा तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। और सारे हाइड्रोजन लगाते हैं आप लोग, सारे हाइड्रोजन लगाते हैं,
सारे हाइड्रोजन लगा दें, सारे हाइड्रोजन लगा दें। इसके बाद आप काउंट करें कितने सारे संयोजक बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सारे संयोजक बनते हैं? 10 सारे संयोजक बनते हैं। तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? स्ट्रक्चर आप लोग बना दीजिएगा, और किसी का भी कार्बनिक यौगिक का पूछेगा तो आप लोग ऐसे स्ट्रक्चर बना के आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है। अच्छा अभी ये देखिए लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लेंगे लो। ठीक है ना। तो क्या है ये विकर्ण संबंध, क्या ये बताना है किसमें पाया जाता है? विकर्ण संबंध किसमें पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछले साल भी आया था। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे मुझे लगे कि आप लोग भी मतलब पूरा रिस्पांस करना है। ये क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मैं दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि विकर्ण संबंध कौन दर्शाता है। इस क्वेश्चन नंबर 16 ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो ये ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं वो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो इसमें हमारा क्या, कौन सा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है? अम्लीय उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति को दर्शाता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आकार किसका है? तो सबसे बड़ा आकार हमारा क्या है? रोबेडियम का है। सबसे बड़ा आकार किसका है? रोबेडियम का है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखेंगे, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? सबसे अच्छा अधिक विद्युत ऋणात्मक क्या होता है? फ्लोरीन होता है। ठीक है ना। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा फ्लोरीन के बाद ब्रोमीन। ठीक है ना। अच्छा और क्वेश्चन नंबर 20 मान लीजिए कि ऐसे दे सकता है कि निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कौन कौन सा है? इसमें ऑप्शन दे देगा मतलब नियॉन और सोडियम मैग्नीशियम कार्बन ऐसे करके दे सकता है। तो इसी रिलेटेड में 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको मैं बता दे रहा हूँ आप लोग अच्छे से। अब ऐसे ऐसे भी ऑप्शन आता है अक्रिय गैस कौन कौन सा है? तो अक्रिय गैस कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन। इसको याद करने का ट्रिक हीना, नीना और करीना, ये सब लोग को 11th में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। कोई ना, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ट्रिक इसको याद करने का पूरा है, तो आप लोग बस ये याद कर लीजिए नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये सब क्या अक्रिय गैस होते हैं। उसको रेडिएक्टिव धातु पूछा जा सकता है। ये 19 में आया था, 20 में भी आया था। रेडिएक्टिव धातु कौन सा है? और ऑप्शन दिया था यूरेनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो यूरेनियम क्या है? रेडिएक्टिव धातु है। तो ये सारे क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। मैंने 20 क्वेश्चन कराए हुए थे। ये सारे क्वेश्चन आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो को, ये काफ़ी लॉन्ग हो गया, इसी के साथ आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिए लो, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए लो, शेयर कीजिए लो, जिससे कि और भी जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट है लो, जिनके बोर्ड एग्जाम मतलब अब प्रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ है, वो हमारे सीरीज़ को देखें और उनके पेपर अच्छा हो। ठीक है। तो ये सारी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए लो, लाइक कीजिए लो, कमेंट कीजिए लो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लो। ठीक है ना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट। आज की वीडियो को हम लेकर करते हैं। थैंक यू। बाय बाय स्टूडेंट।